वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग के टॉपिक में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को फोकस करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डिस्कस करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने का फ़ायदा क्या होता है और इसमें प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को सेपरेट करने की ज़रूरत क्यों महसूस होती है। फिर प्रॉफिट कैसे रिपोर्ट किया जाता है एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में, इसका ताल्लुक भी असल में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से ही है। फिर हम फॉर्मेट डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का, एक ऐसा फॉर्मेट जो हमें तकरीबन तमाम किस्म के क्वेश्चंस को हैंडल करने में हेल्प करेगा। और एंड में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को ज़रा कंसीडर करेंगे जो हमें याद रहने चाहिए जब हम एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सो इन 5 पॉइंट्स को वन बाय वन देखते हैं। सो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के पर्पस की बात करें तो प्राइमरी पर्पस तो ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कॉस्ट है, जो हमें फिनिश गुड्स बनाने पर कॉस्ट लग रही है, जो प्रोडक्शन पे कॉस्ट लग रही है, वो हम असरटेन कर सकें। जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ हैं जिन्हें हम ट्रेडिंग एंटिटीज़ कहते हैं, तो वो तो एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाती हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली सिंपली क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स की जो है कैलकुलेशन है, जिसमें वो ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक को मेंशन करती हैं और इसकी बेस पर उनके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाती है। कॉस्ट ऑफ सेल्स को कंपेयर किया जाता है सेल्स के साथ तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट होता है। अब मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ में भी सेल्स को रिकॉर्ड करने का कॉन्सेप्ट तो फ़र्क नहीं होता, वो तो सेम वे में जिस तरह से हम सेल्स रिकॉर्ड करते हैं और रेवेन्यू रिकॉर्ड किया जाता है इन अकॉर्डेंस विद IFRS 15, ट्रेडिंग में भी वैसे ही होगा, मैन्युफैक्चरिंग में भी वैसे ही होगा। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ में एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट के बजाय मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। और ये ट्रेडिंग अकाउंट के अलावा बनता है। अब कॉन्सेप्ट इसका ये होता है कि हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाकर मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और उसको ट्रेडिंग अकाउंट में जहाँ पे परचेजेस को इनकॉर्पोरेट करते हैं वहीं पर उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, और उसके बाद हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स और फिर अल्टीमेटली ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशंस हो जाती हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट भी बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाकी भी बन रहा होगा जिसमें एक्सपेंसेस और नेट प्रॉफिट आएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बन रही होगी, और एक एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम डेवलप कर रहे होंगे। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमें हेल्प करता है कि हम जो एक एंटिटी की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ हैं उनकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस देख सकें, क्योंकि इससे हमें आइडिया होता है कि किस टाइप के स्टॉक पर, किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस पे किस तरह की कॉस्ट हमारी लग रही हैं, और फिर जब उसका आइडिया होता है तो उनको बेहतर कंट्रोल और मैनेज किया जा सकता है। सो जब भी हम कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स असरटेन कर लेते हैं तो फिर उसको कॉस्ट को ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। अब प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को सेपरेट करना ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट बेसिकली हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए है। अगर हम प्रोडक्शन कॉस्ट और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट सेपरेट नहीं करेंगे, और क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट ने इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा बनना है, हमें दो किस्म की ऐसी इन्वेंट्री होती है जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर प्रोडक्शन कॉस्ट फाइंड आउट करनी पड़ती है। एक फिनिश गुड्स की जो इन्वेंट्री होती है, और दूसरी जो पार्टली फिनिश प्रोडक्शन होती है, जिसे हम वर्क इन प्रोग्रेस भी कहते हैं या WIP कहते हैं। या तीसरी टाइप की जो हमारी कॉमन इन्वेंट्री है वो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री होती है। रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री के लिए तो जो कॉस्ट ऑफ परचेज है उसी पर उसको वैल्यू किया जाता है। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो प्रोडक्शन कॉस्ट से हमने डिटरमिन करना होता है, और इसलिए प्रोडक्शन कॉस्ट सेपरेटली मालूम होना ज़रूरी होता है। अब जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको हम बेसिकली तीन एंगल से देखते हैं। वो कॉस्ट जो ड्यूरिंग द पीरियड हमने गुड्स प्रोड्यूस की और सेल भी कर दी, इनको तो हम फिर एक्सपेंस बना देते हैं, यानी सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल के बाद इससे प्रॉफिट आ जाता है। ऐसी गुड्स जो प्रोड्यूस तो की गई हैं लेकिन अभी तक हमने सेल नहीं की, वो हमारी फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री बन जाती हैं। और ऐसी गुड्स जो अभी हम बना रहे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुई, उन पे कुछ कॉस्ट हमारी लग चुकी है प्रोडक्शन की और कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस बाकी है, उन्हें वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। जो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट होती हैं जैसे सैलरीज ऑफ सेल्स पर्सन है या अकाउंटेंट की सैलरी वगैरह, इनको कभी भी इन्वेंट्री कॉस्ट में शामिल नहीं किया जाता। इनको हमने अपनी अर्लियर वीडियो में डिस्कस किया था कि इसको हम पीरियड कॉस्ट यानी जिस पीरियड में इनकर होती है उसमें एक्सपेंस बना देते हैं। अब एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के लिए प्रॉफिट कैसे जो है वो बेसिकली रिपोर्ट किया जाता है, और इसमें सिर्फ एक लाइन आइटम का डिफरेंस है, अलबत्ता उस लाइन आइटम के लिए हम एक पूरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आगे बना रहे होंगे। तो बेसिक पॉइंट ये है कि प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट तो सिंपली रेवेन्यू माइनस कॉस्ट का है। अगर आप रेवेन्यू में से सारी कॉस्ट माइनस कर दें तो आपके पास बिजनेस का प्रॉफिट आ जाएगा। अब ट्रेडिंग बिजनेसेस में जो कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर है वो परचेजेस के अराउंड बनी हुई होती है, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में
कॉस्ट ऑफ सेल्स की जो फिगर है उसमें सबसे मेन फिगर हमारे पास होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की, और ये हम स्टेटमेंट में बना सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया जाता है इसके लिए टिपिकली। तो जो टोटल फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है वो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम के अंदर ऐड हो जाता है। तो हम एक स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम का फॉर्मेट आपके साथ शेयर करते हैं। आप इस फॉर्मेट में देखें तो सारी चीज़ें रूटीन हैं, जैसे सेल्स रिकॉर्ड हुई हुई है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर ओपनिंग स्टॉक में अब सिर्फ फिनिश गुड्स का स्टॉक लेंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल और वर्किंग प्रोसेस का जो स्टॉक होता है वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर कवर हो जाता है। फिर परचेजेज हैं फिनिश गुड्स की अगर कोई हो, क्योंकि रॉ मटेरियल और वर्किंग प्रोसेस की जो परचेजेज हैं वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कवर हो जाती हैं। एंड सिमिलरली क्लोजिंग स्टॉक। सो इसमें जो हमें सबसे रेलिवेंट आइटम नजर आ रहा है, जो न्यू आइटम है, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इसको हम सेपरेट कैलकुलेट करते हैं विद द नेम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो अगर आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस परचेजेस, तो जो आपके पास फिनिश गुड्स टोटल हो गई, उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर करके जो आपके पास कॉस्ट आ गई, तो ये वो कॉस्ट ऑफ गुड्स है जो आपके पास अवेलेबल फॉर सेल थी। फिर उसमें से वो फिनिश गुड्स आप लेस कर देते हैं जो आप ईयर एंड पर, पीरियड एंड पर आपके पास बच गई हैं, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है। सो सिंपली ग्रॉस प्रॉफिट में से एडमिन सेलिंग एंड फाइनेंस कॉस्ट आप माइनस करते हैं। किसी किसी जगह पे अदर इनकम आ जाए तो वो भी ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर ऐड हो जाएगी, तो फिर हमारे पास नेट प्रॉफिट की फिगर आ जाती है। तो ये स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम में हम देख रहे हैं कि हमारा जो मेन फोकस है वो अराउंड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हो जाएगा, ये हमारी मेन फिगर होगी, और बाकी जो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम है वो वैसी ही है जैसी हम पहले स्टडी करते हैं। सो अब फॉर्मेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है। इसे हम स्टार्ट करते हैं परचेजेस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल के साथ। सो परचेजेस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल से मुराद रॉ मटेरियल्स हैं जो प्रोडक्ट का हिस्सा बनते हैं। उसमें हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास वो मटेरियल आ जाते हैं जो अवेलेबल थे, जिन्हें हम यूज कर सकें, जिन्हें हम कंज्यूम कर सकें। इसके बाद हम उसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल माइनस कर देते हैं। तो जो एक्चुअली हमने मटेरियल कंज्यूम या यूज किए होते हैं उनकी फिगर हमारे पास आ जाती है, विच इज कॉल्ड मटेरियल्स कंज्यूम्ड। फिर डायरेक्ट लेबर और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अदर डायरेक्ट कॉस्ट जो होती हैं इसमें ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाती है प्राइम कॉस्ट। कई क्वेश्चन बड़ी स्पेसिफिकली ये रिक्वायरमेंट भी कहते हैं कि आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएं और उसमें खास तौर पर आपने प्राइम कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी है। कई बिजनेसेस के लिए प्राइम कॉस्ट की कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ये कॉन्सेप्ट आगे जाके कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर भी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जो जनरली हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहे हैं इसके अंदर भी ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। फिर हम फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स को प्रोडक्शन ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कह देते हैं। इसके अंदर जो हमारे इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, और प्रोडक्शन से रिलेटेड जो बाकी जितने भी एक्सपेंस हैं, वो जो डायरेक्ट नहीं है वो इनडायरेक्ट हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो जब हम प्राइम कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो कॉस्ट आती है उसे ज़्यादातर तो हम प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं, समटाइम फैक्ट्री कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कह देते हैं। और इसमें हम फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस, जो हमारे पास ओपनिंग टाइम पर ऐसा स्टॉक पड़ा था जो पार्शली कंप्लीटेड था, वो ऐड करते हैं। अगर हमने वर्क इन प्रोसेस को परचेज किया हो, अब वर्क इन प्रोसेस कैसे परचेज कर सकते हैं, अगर इसकी एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूं, तो जो शुगर मिल्स होती हैं इनके ही अगर हम इन्वेंट्री को देखें तो शुगर केन यानी गन्ना इनका रॉ मटेरियल है। उसके बाद ये उसको प्रोसेस करते हैं, क्रशिंग वगैरह होती है, तो फिर एक इनके पास फॉर्म में आती है जिसे ब्राउन शुगर कहते हैं। वो ब्राउन शुगर जो है वो सेलेबल कंडीशन में नहीं होती, लेकिन उसको फर्दर जब क्रिस्टलाइज किया जाता है तो फिर वो वाइट शुगर बनती है, जो हम जो है रूटीन में यूज़ करते हैं घरों में। तो एक शुगर मिल ऐसा भी कर सकती है कि वो ब्राउन शुगर किसी और मिल से परचेज कर ले और उसकी क्रिस्टलाइजेशन खुद कर ले। तो ये पॉसिबल है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो है रॉ मटेरियल भी परचेज कर रहा हो, ये भी पॉसिबल है कि वो वर्क इन प्रोसेस परचेज कर रहे हो, और ये भी पॉसिबल है कि वो फिनिश गुड्स परचेज कर रहे हो। क्योंकि बाजू का एक कस्टमर का बड़ा ऑर्डर आ जाता है, आप कहते हैं कि जी हमने 1000 टन जो है वो प्रोडक्ट आगे डिलीवर करनी है, हमारे पास जो खुद कैपेसिटी बन रही है वो 800-900 टन की बन रही है, तो रिमेनिंग जो 100 और 200 टन है वो हम मार्केट में से किसी और मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी से परचेज करके और अपने ऑर्डर को पूरा कर देते हैं। तो इट इज़ पॉसिबल कि आप जो है अपना रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, इट इज़ पॉसिबल कि आप वर्क इन प्रोसेस परचेज कर रहे हो, एंड इट इज़ पॉसिबल कि आप फिनिश गुड्स परचेज कर रहे हो। सो जब वर्क इन प्रोसेस का स्टॉक और परचेजेस को ऐड करते हैं तो हमारे पास आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, यानी वो गुड्स जिनको हम कंप्लीट मैन्युफैक्चर कर सकते थे, उनमें से जो बाकी वर्क इन प्रोसेस बच जाता है, जो अभी तक इन प्रोसेस है, वो लेस कर दें, तो हमारे पास अपनी फाइनल फिगर आ जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की। दिस इज द फिगर
जो कॉस्ट ऑफ सेल्स में इन द स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम हम मेंशन करते हैं। अब यहाँ पर आप एक देख रहे हैं कि टिपिकली तो हम जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं तो सिर्फ रुपीज़ का कॉलम बना रहे होते हैं, बट सम टाइम कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो ये डिमांड कर सकते हैं कि यूनिट से रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दें। ज़्यादातर ऐसा होता तो कॉस्ट अकाउंटिंग में है, लेकिन सम टाइम यूनिट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देकर भी उससे रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। तो जहाँ पर रेलिवेंट डाटा मौजूद हो तो हमें चाहिए कि हम जो यूनिट्स हैं उनको भी साथ के साथ प्रेजेंट कर दें। इससे एक बेनिफिट तो ये होता है कि जो यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे, जो आपकी इस रिपोर्ट को पढ़ रहे होंगे, उनको एक बेहतर आइडिया होगा कि हमारी जो इनिशियल कॉस्ट क्या थी, उसके बाद हमारी कॉस्ट क्या लग रही है, और सो ऑन। सो बेसिकली जब भी हम कोई क्वेश्चन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का सॉल्व कर रहे होंगे तो आप लोग ये नोटिस कर लें कि हम सबसे पहले ये फॉर्मेट बनाएंगे, और ये फॉर्मेट बनाने के बाद इसमें सारा फॉर्मेट स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि जैसे हम कहते हैं जी परचेज जो वर्क इन प्रोसेस की है ये अक्सर ज़ीरो होती है, क्वेश्चन में नहीं गिवन होती, आप ज़ीरो एज्यूम कर लें। अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस समटाइम नहीं गिवन होते, आप ज़ीरो एज्यूम कर लें। बाकी सारा क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम होता है। जो चीज़ डिफरेंट होती है वो फैक्ट्री ओवरहेड का सेक्शन है, यानी इसमें एक्सपेंसेस कम या ज़्यादा हो सकते हैं, एक्सपेंसेस की नेचर डिफरेंट हो सकती है, तो उस हिसाब से हम फॉर्मेट को बना लेंगे। यानी बाकी हमारा सारा फॉर्मेट एज इट इज़ बन रहा होगा हर क्वेश्चन में, अदर देन कि ये जो हमने लिस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस है ये हमारी डिफरेंट बन रही होगी। सो अब पॉइंट्स टू रिमेंबर की तरफ चलते हैं। तो बाज़-औक़ात जो प्रैक्टिकल वे है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने का वो तो ये होता है कि एक एंटिटी के अंदर प्रॉपर फैक्ट्री लेजर मेंटेन हो रहा होता है, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल जो है कितना परचेज किया गया, कितना इन्वेंट्री उसकी मौजूद है, अगर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है जो कि ऑफन यूज़ हो रहा होता है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के अंदर, तो उसमें से हमें हर एक्सपेंस की वैल्यू लेजर से मिल रही होती है। तो ये फिगर्स हमारे पास लेजर में अवेलेबल होती हैं और उसकी बेस पर ही हम इसको फाइंड आउट कर रहे होते हैं। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ लेजर बैलेंसेस अगर इन्वेंट्री की फ़िगर या क्वांटिटी कितनी मैन्युफैक्चर की है तो हमें कुछ फिगर इन्वेंट्री की, सेल्स वगैरह की अवेलेबल डाटा से कैलकुलेट करनी पड़ सकती हैं। तो एग्ज़ाम में अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और इस तरह की जो टॉपिक्स हैं उनके साथ मर्ज करके भी पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा माइंड अपना ओपन रखना है कि अगर कोई फिगर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको गिवन नहीं है तो उसको मे बी अल्टरनेटिव वे से हम फाइंड आउट कर सकते हो। जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट है तो उसके अंदर वैल्यूज़ और क्वांटिटीज़ दोनों शो होनी चाहिए। वैल्यूज़ तो डेफिनेटली होनी चाहिए, क्वांटिटीज़ अगर डाटा अवेलेबल हो। अगर आप किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड फाइंड आउट नहीं कर पा रहे तो उसका एक आसान सा फार्मूला है कि यूनिट सोल्ड आर इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। सो ऑब्वियसली अगर यूनिट सोल्ड गिवन है तो आप यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड निकाल सकते हैं, यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड गिवन है तो फिर आप यूनिट सोल्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड अगर कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ना हो कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन से रिलेटेड तो हम फाइफो मेथड यूज़ करते हैं। और फाइफो मेथड यूज़ करने की सिंपल रीज़न ये है कि ये ईजियर है, हमारा टाइम इसमें बच जाता है, एरर के चांसेस कम होते हैं। क्योंकि जब भी आप वेटेड एवरेज मेथड यूज़ करना चाहेंगे तो आपको एक तो ओपनिंग स्टॉक का जो है क्वांटिटी का पता होना भी ज़रूरी है, समटाइम वो क्वांटिटी नहीं बताई जाती। और दूसरी बात तो फिर डाटा अलाउ ही नहीं करता कि हम वेटेड एवरेज यूज़ कर सकें। और फाइफो मेथड जो है वो निस्बतन आपको टाइम सेविंग होता है कि आप जो सिंपली आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है उसे नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के बेस पर आप वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ये वो पॉइंट्स हैं जो आप जहन में रखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके से आपने कवर करना है कि फॉर्मेट याद कर लेना है और 3 से 4 क्वेश्चंस अगर आप प्रॉपर्ली अटैम्प्ट कर लेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के, सो दैट्स ऑल व्हाट इज़ नीडेड, और फिर आप एग्जाम में बड़े आराम से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।